नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शरीर में गति। पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले हमने मानव शरीर के बारे में पढ़ा, उनकी अस्थियों के बारे में। अब हम जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने घोंघा और केंचुए के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तिलचट्टा के बारे में। क्रियाकलाप 7। किसी कॉकरोच, यानी तिलचट्टा किसको कहते हैं? कॉकरोच को। सबके घरों में ज़्यादातर देखे ही होंगे आपने। अब उसका हम प्रेक्षण करेंगे। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी की मतलब 6 हो गए पैर, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती है। पक्षी एवं पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां जो होती हैं हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद मतलब पैर की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्र पैर की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। उससे कि पंख ऊपर नीचे होते हैं तभी तो वह उड़ पाते हैं। ये है पक्षी का कंकाल। ध्यान से देखो ना कैसे वो पंख है और ये पैर है। मछली, अब हम पढ़ेंगे मछली के बारे में। क्रियाकलाप 9। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए, जैसे कि चित्र 8.22 के बी में बताया गया। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। देखो ये दिखा रहे हैं ना किस तरीके से मछलियों में गति हो रही है। मछली के शरीर पर और भी पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? गोताखोर की आप पिक्चर देखिएगा, उसमें पैरों में वो पहनते हैं ना, उसको ध्यान से देखना। सर्प कैसे चलते हैं? आप सर्प के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं, मतलब सीधी रेखा में नहीं चलता, वो लहराता हुआ चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की।
पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी खोजने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। आगे मिलेंगे इनके प्रश्नोत्तरों के साथ।